अब रात में दादाजी की मेमोरियल सर्विस पर इतना ज़्यादा तमाशा हुआ था तो ग्युमजू घर से बाहर निकल जाती है। उसके कपड़ों से वाइन की बदबू आ रही थी, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देती है। वो रात भर घर वापस नहीं आई थी तो उसके डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन उसकी मॉम तो गुस्सा कर रही थी। वो मेरी बेटी नहीं है, वो तो मेरी दुश्मन है। ग्युंजू को भी इसकी चिंता हो रही थी। उसकी मॉम तो गुस्से में ये तक कह देती है कि वो कहीं नशे में मरी पड़ी हुई होगी। तभी उन्हें ग्युंजू के बारे में कुछ पता चलता है। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं। गांव के लोग और पुलिस वहां आई हुई थी क्योंकि नदी के पास ग्युंजू के कपड़े और चप्पल पड़े हुए थे। उन्हें शक था कि शायद वो नदी में डूब गई। वो डर जाते हैं और उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। तब वहीं आंटी मिस रोजी पुलिस को बताती है कि कल रात मैंने उसे यहाँ पर देखा था। वो पानी की तरफ ही जा रही थी, लेकिन उस टाइम उसे उसके बेटे का कॉल आ गया था, इसलिए वो वहां से चली गई। ग्युमजी की मॉम का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा था। उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उसने ये सब किया। वो भी कूदने के लिए जाने लगती है, लेकिन सब लोग उन्हें रोक देते हैं। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ग्युमजू स्योजन के घर पर थी और उस पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वो कहता है कि तुम्हें शराब छोड़ने की जरूरत है, तुम्हें सच में याद नहीं कि कल क्या हुआ था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कल रात जब वो जा रही थी तो जैकेट उतारने के बाद गलती से उसने एक डॉग की पॉटी पर पैर रख दिया था। वो उसे ही साफ करने के लिए नदी में गई थी और तब उसकी एक चप्पल पानी में चली गई थी। फिर जब वो ऊपर आ रही थी तो अचानक से एक कार उसके सामने आने वाली थी और उसे बचाने के चक्कर में एक कार वाले ने कार साइड में ठोक दी थी। असल में वो स्योजन ही था। उस बेचारे के पैर में तो चोट ही लग गई थी। तब वो ग्युमजू को वहां देखकर चौंक जाता है। उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो सो रही थी। उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर वो इतने आराम से कैसे सो सकती है। अपनी चोट लगी हुई टांग के सहारे वो उसे भी जैसे तैसे करके घर लेकर आता है। ग्युमजू के कपड़ों से वाइन की बदबू आ रही थी तो उसने खुद ही अपना टॉप उतार दिया था। अब ये सब जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। पहले तो सॉरी बोलती है, फिर पूछती है कि तुम्हारी कार कैसी है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। तुम्हें तो बताइए कि मैं एक्सपर्ट मैकेनिक हूँ। तो वो अपना पैर दिखाकर कहता है कि इस चोट का क्या, तुम इसे भी ठीक कर सकती हो। वो ये देखकर चौंक जाती है कि मतलब मैंने नशे में इसकी टांग भी तोड़ दी थी। वो कहता है कि अब मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, मुझे अपने पेशेंट्स को देखने जाना होता है। मेरी गाड़ी तो रिपेयरिंग के लिए गई है, इसलिए मुझे रेंटल कार करनी होगी, उसके लिए ड्राइवर रखना होगा, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो कहती है क्यों, मैं क्यों दूँ। वो कहता है ठीक है, फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम मेरे लिए ड्राइव करो। वो कहती है नहीं, मेरा टाइम बहुत ही कीमती है, इससे अच्छा है कि तुम मुझे बिल दे दो, मैं पैसे ही दे दूंगी। तभी स्यूजन को किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि सारे गांव वाले और ग्युमजू की फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं। वहाँ उसकी मॉम तो अपनी बेटी की याद में सो के कांटा बन गई थी कि तभी ग्युमजू वहाँ पहुँचती है। उसे देखकर तो सब लोग चौंके जाते हैं। डैड पूछते हैं कि कल रात तुम कहाँ पर थी, तुम घर वापस क्यों नहीं आई। वो कहने लगती है कि अभी ये सब जरूरी नहीं है, मैं जिंदा हूँ, अभी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसकी मॉम को तो अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से वो तंग आ गई थी, इसलिए डूबने के लिए जाने लगती हैं, पर वो लोग उन्हें रोक लेते हैं। उधर सैन स्यूजन को लेने गया था कि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वो कहता है कि मैंने मना किया था, मैं खुद से जा सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्त को चोट लगी है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। फिर ग्युमजू के बारे में बातें करने लगता है कि वो पता नहीं क्या करती रहती है। पहले तो अपनी सगाई तोड़कर उसने इतना बड़ा तमाशा किया और फिर तुम्हारी गाड़ी खराब करी, तुम्हारा पैर भी तोड़ दिया। कि तभी फिर से मिस नोजी उनकी बातें सुन लेती है और अब आगे फिर क्या होना था वो पता ही है कि ये खबर पूरे गाँव में आग की तरफ फैल जाती है। ग्युमजू पूरे गाँव की एक हॉट टॉपिक बनकर रह गई थी। इसके बाद वो स्यूजन की कार देखने जाती है और बताने लगती है कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई। कि तभी वहाँ पर काम करने वाली सुनवा उस पर नाराज होती है। कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने स्यूजन को हर्ट किया, उसके पैर तोड़ दिए। तुम्हारी ड्रिंक करने की आदत तुम्हें कभी डुबा देगी। लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों में नहीं, कार पर था। तो सुनहा उस पर गुस्सा करती है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे, तुमने हमारे कीमती डॉक्टर के साथ ये क्या किया, बड़ी मुश्किल से वो हमें मिले हैं। तभी ली भी आता है और वो भी सुनाता है कि तुमने सही नहीं किया। सुनमा कहती है कि तुम्हारी हरकत की वजह से गाँव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि तभी ग्युमजू को स्यूजन का मैसेज मिलता है। उसने बिल भेजा हुआ था, उसमें रेंटल कार, ड्राइवर, हॉस्पिटल का बिल, इंश्योरेंस और इमोशनल डैमेज तक मिलाकर सबका कम से कम 2.8 मिलियन वॉन का बिल था। ये देखकर तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि इतना ज्यादा। शेखी में तो उसने खूब कहा था ना कि मैं दूंगी, तो अब भर, अब इतने पैसे तो दे नहीं सकती थी। इसलिए सोचती है कि इन सबसे अच्छा है कि वो स्यूजन की हेल्प ही करे, इसलिए उसके लिए ड्राइविंग करती है। वो उसे ताना भी मारता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा टाइम बहुत ही कीमती है। तो वो कहती है कि मैंने सुना वॉलंटियर के लिए तुम्हें पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं भी अच्छे काम करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी उन पेशेंट्स की हेल्प करती है, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने हमारे डॉक्टर के साथ ये क्या किया। वहीं स्यूजन भी एक पेशेंट से कह रहा था कि आपको काम नहीं करना है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि मेरा काम करना जरूरी है, काश कोई होता जो मेरे बदले काम करता। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता। फिर ग्युमजू की तरफ इशारे करके कहता है कि वो जरूर कर सकती है, उसे अच्छा काम करना बहुत पसंद है। तो बस अब क्या था, वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे दादी माँ के बदले उनके घर के सारे काम करने पड़ते हैं। खेतों के काम से लेकर डॉगी की पॉटी उठाना, ट्रैक्टर का टायर ठीक करना और भी इतने सारे काम कि कोई भी आदमी आधा वैसे ही मर जाए, और उसकी हालत भी ऐसी ही हो गई थी। तब गुस्से में स्यूजन से पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम हमेशा ऐसे ही काम करते हो या मुझसे बदला ले रहे हो। वो कहता है बदला, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, समझी, तुम्हें तो अपनी गलती पर पछतावा होना चाहिए। वो कहती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। फिर कहती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम इन सबके फेवरेट बन जाओ, वरना तुम जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर सोल से यहाँ पर क्यों आएगा।
तो वो भी कहता है कि फिर तुम जैसे एक्सपर्ट इंजीनियर सोल से यहाँ पर क्या करना आई हो, तो इसलिए यही अच्छा है कि हम दोनों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तब किमजी बाहर जाकर अपनी जॉब के बारे में सोचने लग जाती है। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वर्क प्लेस पर उसके साथ भेदभाव होता था। वो एक फीमेल एम्प्लॉय थी, लेकिन सारे मेल से ज़्यादा टैलेंटेड और एक्सपर्ट थी। उसे अपने काम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आई तो उसके बदले किसी और का नाम डाल दिया गया। इस बारे में जब वो अपने बॉस से शिकायत करती है तो वो ये कहता है कि एक तो तुम्हें यहाँ पर बिना इंटरव्यू की जॉब मिली, और अगर तुम्हारा प्रमोशन पहले होगा तो सब लोग बातें बनाएंगे। वैसे भी तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम छुट्टियां लोगी, तब तुम्हें यहाँ दिक्कत हो सकती है। वो कहती है कि ये क्या बकवास है। इसीलिए गुस्से में वो अपनी सारी बचाई हुई छुट्टियां लेने का फैसला करती है कि जब मैं काम पर नहीं आऊंगी तो इन्हें मेरी वैल्यू समझ आएगी, मुझे बुलाएंगे, मैं वापस आऊंगी, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। छुट्टियां एक्सटेंड करने के नाम पर फायदा उठाकर उन्होंने उसे जॉब से ही निकलवा दिया। उस टाइम तक तो वो जुजुब के साथ रिलेशनशिप में थी। तो वो कहता है कि तुम जो भी करो, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो, तुम ये हैंडल नहीं कर सकती हो, तो सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर अब ये सोचकर उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि ये ध्यान रखा तुमने। फिर हम गिमजू की मॉम को देखते हैं। वो अपने पड़ोसी औरतों के साथ मीटिंग में आई हुई थी। असल में वो गांव में क्विक लोन को हैंडल करती थी, लोगों को बिजनेस के लिए लोन देती थी। तब वहाँ पर मिस नोजी भी थी और वो अपनी हरकत से बाज तो आने वाली नहीं थी, इसलिए यहाँ भी शुरू हो जाती है। कहती है कि कल की न्यूज़ से तो हम बहुत ही परेशान थे, पर मुझे खुशी है कि गिमजू ठीक है, लेकिन हमारे डॉक्टर के साथ ये क्या हुआ, उनके पैर में चोट लगी, अगर वो वापस शहर चले गए तो क्या होगा। इसलिए तुम गिमजू को उनसे माफी मांगने के लिए बोल देना, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तो गिमजू की मॉम उस पर भड़क जाती है कि कल तुमने ही उसको ड्रिंक बेची थी। फिर गुस्से में सबसे कहती है कि मैं तुम्हें लोन देती हूँ, सबसे बिजनेस करती हूँ, इसलिए अगर आज से किसी ने मेरी फैमिली वालों को शराब बेची तो मैं किसी के साथ बिजनेस नहीं करूंगी। फिर घर जाकर अपनी फैमिली को भी बताती है। उन्हें तो गुस्सा आ रहा था। गिमजू भी कहती है कि इसमें मेरी गलती क्या है, पहले मैं घर में नहीं पी सकती थी और अब तो बाहर भी नहीं पी सकती। तब उसकी मॉम उसे याद दिलाती है कि बताती हूँ कि तुम क्यों नहीं पी सकती। फिर हमें उसकी ही शादी का दिन दिखाया जाता है। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही थी जिससे वो 1 महीने पहले ही मिली थी और नशे की हालत में प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर बाद में ड्रिंक करने की वजह से ही उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन उसका ड्रिंक करना कंटिन्यू रहा। बच्चों से ज्यादा उसे शराब प्यारी थी। इन सब को लेकर उसकी मॉम उससे भड़क रही थी, लेकिन उसका कहना था कि एक अकेली माँ होने के नाते वो बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए उसे ड्रिंक करने की जरूरत होती है। उसके डैड भी कम नहीं थे, उन्होंने भी ड्रिंक की वजह से अपना जंकयार्ड खो दिया था। किसी ने नशे की हालत में उनसे पेपर्स पर साइन करवा लिए थे और फिर एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन दिन भर वो नशे में डूबे रहते थे तो वो बंद हो गया। यहाँ तक कि उनकी वजह से उनका घर तक बिकने वाला था। वहीं गिमजू गाँव में शराब खरीदने जाती है, लेकिन सब के सब उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसकी मॉम के लोन की वजह से वो बिजनेस कर पा रहे थे, इसलिए वो उसकी मॉम की बात नहीं डाल सकते थे। सब लोग उसे देखते ही भाग रहे थे। अपनी अपनी शॉप के बाहर सबने नोटिस चिपकाया था कि वो गिमजू और उसकी फैमिली में से किसी को शराब नहीं देंगे। दिन रात नशे में डूबे रहने वाली लड़की को अगर शराब ना मिले तो उसे कैसा फील होगा, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और स्यूजन तो वहां बैठकर ड्रिंक कर रहा था, ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि सारे गाँव वाले तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, अब ड्रिंक करना छोड़ दो। तो वो उस पर चिल्लाती है कि तुम तो मुझसे बड़े बेवड़े हो, तुम भी तो पीकर आ रहे हो, तुम खुद छोड़ दो। लेकिन फिर बाद में सैन से उसे पता चलता है कि स्यूजन ड्रिंक नहीं करता, कि उसे यकीन नहीं होता क्योंकि बहुत पहले 2011 में उसके और स्यूजन के बीच सबसे ज्यादा ड्रिंक खत्म करने का एक कंपटीशन हुआ था और उसने वो जीता था, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज होती है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो सोल छोड़कर यहाँ पर गाँव में लोगों की हेल्प करने क्यों आया। तो सैन कहता है कि मैंने उससे पूछा था पर उसने बताया नहीं, शायद पेशेंट की देखभाल करने के लिए उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया और उसने सोल में अपनी नौकरी भी छोड़ी, यहाँ पर अपना क्लिनिक खोला क्योंकि यहाँ पर बेसिक मेडिकल केयर की कमी थी। पर गिमजू को तो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तभी ली बताता है कि मुझे तो कुछ और ही बात पता चली थी। फिर वो उन्हें एक उनके पुराने स्कूल स्टूडेंट की पोस्ट दिखाता है, तो उसमें स्यूजन के बारे में लिखा था कि उसे ऑफिस से गलत तरीके से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि उसकी फियोंसे ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया। तब उसने हॉस्पिटल छोड़ा और एक अल्कोहलिक बन गया। इसके बाद वो सोल के बड़े बड़े हॉस्पिटल के ऑफर भी ठुकराने लगा। ये जानकर तो गिमजू को उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर रात को घूमते घूमते वो नदी के पास पहुंचती है तो वहाँ उसे स्यूजन मिलता है। उसे वो टाइम याद आता है जब वो उसे पहली बार यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि उसकी दादी की मौत हो गई थी। वो बहुत अपसेट था, पर यहाँ आकर उसे अच्छा भी लगा था। गिमजू जब भी खुद अपसेट होती थी तो यहीं पर आया करती थी। इस जगह के बारे में उसने अब तक सिर्फ स्यूजन को ही बताया था। वहीं दूसरी तरफ गिमजू के डैड अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे तो उन्हें भी ड्रिंक करने को बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे ड्रिंक करने के लिए मना किया है। पर वो जबरदस्ती करते हैं कि पीने में क्या है, तुम्हारी वाइफ को थोड़ी पता चलेगा और हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अल्कोहल की जगह उसे पानी देते हैं, वो भी पी लेते हैं और खुश होने लगते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि ये तो पानी जैसा लग रहा है, तो वो हंसने लगते हैं कि ये पानी ही है, हम तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बीवी के साथ पंगा नहीं ले सकते, हमें अपना बिजनेस प्यारा है। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनकी दोनों बेटियां खिड़की से बाहर पड़ोसियों को ड्रिंक करते हुए देख रही थी। उन्हें देखने के अलावा वो कर ही क्या सकते थे। बिना ड्रिंक के तो वो ऐसे हो गए थे जैसे कि बिना पानी की मछलियां। फिर रात में सोते टाइम गिमजू स्यूजन के बारे में सोच रही थी। उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए अगले दिन वो बहुत सारा खाना लेकर उसके पास जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पेशेंट्स को देखना होता है ना, तो तुम्हें हेल्दी खाने की जरूरत है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो उसके लिए ये सब कर रही है। कहता है कि क्या इसमें कुछ मिलाया है या फिर मक्खी पड़ गई थी या मुझसे किसी तरह का बदला ले रही हो। लेकिन वो उसे जबरदस्ती खिला देती है कि अच्छे से खाओ। जब उसने ज्यूब से ब्रेकअप किया था तो उसे भी एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो अच्छे से समझ पा रही थी कि स्यूजन किस कंडीशन से गुजरा होगा।
उसे भी एक सहारे की ज़रूरत रही होगी, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी, अच्छी-अच्छी बातें कर रही थी। तो उसे मोटिवेट कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको क्या हुआ। तभी उसे एक कॉल आता है जॉब के लिए, लेकिन वो मना कर देता है कि मैं सोल में काम नहीं करना चाहता हूँ। वहीं ग्युमजू स्योजन के लिए इतनी अच्छी बन रही थी, तो उसकी कलीग हेमी को ये लगने लगता है कि शायद ये उससे फ्लर्ट कर रही है। इसलिए उसे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रिक दिखाकर वार्न करती है कि अगर तुमने डॉक्टर के साथ फ्लर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझी। ये देखकर वो चौंक जाती है कि इतनी सीधी-सादी दिखने वाली इतनी खतरनाक भी हो सकती है। इसके बाद ग्युमजू स्योजन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, और वो सब बता देती है जो उसने पोस्ट में देखा था। कहने लगती है कि तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम अच्छे हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। वो कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे नहीं पता। इस बीच ग्युमजू को ली का मैसेज आता है कि हमने जो पोस्ट देखी थी वो स्योजन के बारे में नहीं थी, वो किसी और के बारे में थी। कहीं तुमने उसे बता तो नहीं दिया? लेकिन वो यहाँ पर उसे मोटिवेट करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैसेज तक नहीं देखती। कहती है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ये जॉब कर सकते हो, जाओ और उन्हें अपनी स्किल दिखाओ। ऐसे ही तुम उस लड़की को वापस पा सकते हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई। अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो। अब तक तो वो उसकी बकवास सुन रहा था, लेकिन अब उसके बस के बाहर हो गया था। कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तो वो उसे वही पोस्ट दिखाने के लिए फोन देखती है, लेकिन मैसेज देखकर चौंक जाती है। फिर हमें युंजू को दिखाया जाता है, वो बच्चों का ही वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद सैन उन्हें लेकर आता है, क्योंकि वो उनका ताइक्वांडो का टीचर था। वो बच्चे को गाड़ी में बैठने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है, कहती है कि आज मैं इन्हें कहीं और लेकर जाऊंगी। वो पूछता है कहाँ, तो वो उसके कान में चुपचाप से कुछ ऐसा कहती है जिससे कि वो ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि शायद वो उसे पसंद करता था। फिर जब युंजू जाने लगती है तो उसे देखकर सुनहा कहती है कि ये यहाँ की एक स्टार बन सकती थी, लेकिन वो बच्चे और शादी के बाद अब कैसी हो गई है। पर सैन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके लिए तो वो अभी भी एक स्टार ही थी। उधर ग्युमजू स्योजन का सामान लेकर उसके साथ क्लिनिक पहुंचती है। ग्युमजू को अपनी गलती पर थोड़ा अजीब लग रहा था, तो कहती है कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो कहता है ये कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो सब सच भी होता तो तुम्हें मेरे मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम हर जगह अपनी नाक घुसाती हो। इस बात से उसे बुरा फील होता है। कहती है कि सच में शायद ये सब करके मैंने फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, मुझे माफ करना, कल से मैं अपने काम पर फोकस करूंगी। यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जब स्योजन एयरपोर्ट पर था तब ग्युमजू से रोकने की कोशिश करती है, और तब उसने यही बात कही थी कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर ली है। ग्युमजू को इतना बुरा फील हुआ था, इसलिए वो उस नदी वाली जगह के पास जाती है। उसे अपनी गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वहाँ स्योजन भी उसके बारे में सोच रहा था। इस चक्कर में वो रात भर सो ही नहीं पाता। अगली सुबह ग्युमजू को देखते हैं, वो फिर से स्योजन की ड्राइवर बनने के लिए उसके घर के बाहर पहुंच गई थी। तभी उसे एक मैसेज मिलता है। आज जुइब का बर्थडे था, उसके एक्स फियोंसे का, और उसने उसके लिए केक का ऑर्डर दिया था, जो कि उसने 3 महीने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, और ये मैसेज उसी का ही था। इसलिए वो अपनी जगह सैन को भेजती है, और फिर डिलीवरी रोकने के लिए वो सोल के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो उन्हें कॉल भी कर रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। वो जल्दी से जुइब के अपार्टमेंट में पहुंचती है, तब वहाँ पर डिलीवरी मैन को लिफ्ट में जाते हुए देख लेती है, लेकिन वहाँ पहुंचने में उसे देर हो गई थी, इसलिए सीढ़ी से जाती है और मौका देखकर उसके घर के बाहर से केक उठाकर वापस ले आती है। लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर निकलती है कि बाहर से जुइब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर ही आ रहा था, तभी उस लड़की के हाथ से उसके बच्चे की अल्ट्रासाउंड फोटो गिर जाती है। जुइब तो चौंक ही गया था कि इसे सच पता चल गया है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। कहता है कि मुझसे नशे में एक गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। वो कहती है मुझे सब पता है, तुम उसके लिए मेरे साथ एंगेजमेंट होने वाले थे ना। वो कहता है तुम पहले से जानती थी, पर उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई रिग्रेट हो रहा होगा। वो कहता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो भी कहती है कि मैं भगवान को थैंक्स करती हूँ कि तुम जैसे घटिया इंसान से मेरी शादी करने से बच गई। तुम जैसे कुत्ते के पिल्ले को तो कभी जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हें जान से मार देती, लेकिन मुझे तुम्हारे होने वाले बच्चे पर दया आ गई, इसलिए जाओ अपनी लाइफ जियो। पर जुइब को इतना सब सुनने के बाद भी शर्म नहीं आती। कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो। उसे उल्टा ही सुनाने लगता है, तो वो गुस्से में केक उसके मुंह पे मार के चली जाती है, और फिर बहुत सारी ड्रिंक करती है। उधर स्योजन को भी सैन से पता चलता है कि ग्युमजू किसी जरूरी काम से अचानक से सोल चली गई है। तब उसे ग्युमजू की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ग्युमजू नशे की हालत में वहीं पहुंची हुई थी। सैन उसके फोन में जब केक के डिलीवर करने का मैसेज देखता है तो सोचता है कि ये पार्टी से आ रही है। उसे गुस्सा आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोल गई। ये सुनकर तो स्योजन भी गुस्सा करने लगता है कि मैं बेकार में इसकी चिंता कर रहा था। वो जाने लगता है तो ग्युमजू से सॉरी बोलती है, फिर कहती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं किसी प्रॉब्लम में थी। वो फिर भी उसे गलत ही समझ रहे थे। तब सैन उसे डांटता है कि अब तो ये सब छोड़ दो, एक अच्छी इंसान बन जाओ। उनके जाने के बाद वो रोने ही लग जाती है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझ रहा था। वहीं स्योजन भी घर जाकर गुस्से में ड्रिंक करने लगता है। तब वो अचानक से उसी पुराने स्टूडेंट की पोस्ट पर एक कमेंट देखता है, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसने किसी को मार डाला। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर यहाँ पर हमें 2011 का वही सीन दिखाया जाता है, जब इसके और ग्युमजू के बीच में शराब को लेकर कंपटीशन हो रहा था। तब ग्युमजू हार गई थी, वो इतने नशे में थी, तो स्योजन उसे अपनी पीठ पर लेकर घर जा रहा था। उसे कहता है कि मैं हर चीज में जीतना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी केयर कर सकूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।